इसमें आपको बताया गया है प्राचीन भारत एक ज्ञानवान समाज था। कालांतरों में हमलों और औपनिवेशिक शासन ने इनकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया। मतलब हमारे प्राचीन भारत में देखा जाए तो ये प्राचीन भारत जो था, पहले का जो भारत, वो एक ज्ञानवान समाज था। ठीक है। फिर कालांतरों में हमलों और औपनिवेशिक शासन ने, मतलब कालांतर मतलब पहले समय की बताया जा रहा है कि उस समय हम लोग और शक्तिशाली और विकसित जो राष्ट्र थे, उन्होंने क्या किया, जितनी भी हमारी संस्थाएं थी, जो योग्यता थी हमारी, सबको चौपट कर दिया था। इनकी जनता का अस्तित्व निचले स्तर तक सिमट कर रहा था। मतलब इससे जनता जो है वो, उनका जो अस्तित्व था वो कहाँ था, निचले स्तरों में चला गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य धूल दूसरित कर लिए थे। मतलब हमारे देश के जो युवाओं थे उनके लक्ष्य बहुत ऊंचे ऊंचे थे, लेकिन जब तक हमारे मतलब अंग्रेजों ने इस भारत को छोड़ा, तब तक उनके लक्ष्य भी जो थे वो क्या थे, धूल दूसरित हो गए थे। मतलब मिट्टी पड़ गई थी उनके ऊपर। साधारण जीवन से ही वो संतुष्ट हो जाया करते थे। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और उसे अपने इस पहलू की नए सिरे से खोज करनी चाहिए। एक बार यह खोज कर ली गई तो जीवन की गुणवत्ता और विकसित राष्ट्र की ताकत संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार हमने जब मतलब खोज कर ली कि हमारे इसमें क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है हमारी, और विकसित राष्ट्र की ताकत यदि हम बन गए और हमने एकजुट होकर जब काम कर लिया, तो ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ज्ञान के कई रूप होते हैं और यह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। यह शैक्षिक संस्थानों में, अध्यापकों के पास, पुस्तकालय में, शोध पत्रों में, गोष्ठियों तथा विभिन्न संगठनों में और कार्यस्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों को ड्राइंग, प्रक्रिया, दस्तावेज, यहाँ तक कि दुकानों तक में होता है। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों, संतों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशलों से भी प्राप्त किया जा सकता है। देखो, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्ञान जो है कई रूपों में विद्यमान है। कैसे? कई स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है भाई ज्ञान। कहाँ? शिक्षा में, सूचना में, बुद्धिमानी में, अनुभव के जरिए। इन सब के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह शैक्षिक संस्थानों में भी उपलब्ध होता है, जैसे अध्यापकों के पास ज्ञान है, पुस्तकालयों में ज्ञान है, शोध पत्रों में ज्ञान है, गोष्ठियों में ज्ञान है, मतलब जो मीटिंग वगैरह होती है उसमें ज्ञान की बातें बताई जाती है, विभिन्न संगठनों में है, कार्यस्थलों में, प्रबंधकों को, में किसी की ड्राइंग के थ्रू, दस्तावेजों के थ्रू, दुकानों के थ्रू। मतलब यहाँ पर बताया जाए कि हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीब ही नाता है, जो ज्ञान है वो शिक्षा से करीब है बहुत ज्यादा, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिक, संतों, यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास भी मौजूद कौशल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन और कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका भी माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए। हमारी विरासत और इतिहास, कर्मकांड, महाकांड और वे परंपराएं जो हमारी चेतना का हिस्सा है, ये सब दरअसल पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों की तरह ज्ञान के विशाल स्रोत है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि हमारी जो विरासत है, जो हमको पूर्वजों से मिली हुई होती है, उनके जो इतिहास होते हैं, कर्मकांड, महाकांड, जो परंपराएं होती हैं, ये सभी क्या है, हमारी चेतना का हिस्सा है। सब दरअसल पुस्तकालय, विश्वविद्यालयों की तरह ज्ञान के विशाल स्रोत हमको जो है वो बताते हैं। हमारे पूर्वजों गैर पुरातन पंथी और दुनियावी समझदारों की भरमार है। हमारे वातावरण में, महासागरों में, जैव संरक्षण और रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों और पशु जीवन तक में ज्ञान भंडार छिपे हैं। यहाँ पर लेखक का कहना यह है कि ज्ञान जो है वो हर तरफ, हमारे चारों ओर, हमारे पूरे वातावरण में, पूरे भूमंडल में फैला हुआ है। जहाँ चाहे वहां से हम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। जैसे गैर पुरातन पंथी, मतलब जो अध्ययन करते थे उनको बोला जा रहा है। ठीक है। और वातावरण में, महासागरों में, पेड़ पौधों में, पशु में, सभी में ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। हमारे देश के हर राज्य में ज्ञानवान समाज है और उसकी अपनी अनूठी और अद्भुत क्षमता मौजूद है। ठीक है। उसका ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। ज्ञान से हमको क्या मिलता है? समृद्धि, मतलब हम संपन्न होते हैं और हमें एक ताकत से मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। भारत में तो ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति रही है और इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा पड़ोसी देशों से, जैसे कि नालंदा और ज्ञान के अन्य केंद्रों की ख्याति से प्रभावित होकर यहाँ आए यात्रियों के जरिए इनके प्रचार प्रसार की परंपरा रही। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में ज्ञान को आपस में बांटने की परंपरा रही, जैसे कि गुरु शिष्य की परंपरा। गुरु जो है
वो शिष्यों को पढ़ाता है। ये परंपरा चल रही है। नालंदा के ज्ञान केंद्रों में भी ख्याति इसके लिए बताई गई है। और मतलब जो बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उनसे भी आपसी बातचीत करके हम क्या करते हैं, ज्ञान को हासिल करते हैं। ठीक है। भारत कहीं कहीं प्राकृतिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से कई मायने में लाभ की स्थिति में है, लेकिन ऐसे क्षेत्र अलग थलग है और उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है। पिछली शताब्दी के दौरान यह विश्व मानव श्रम आधारित कृषि समाज में रहकर औद्योगिक समाज बन गया। मतलब यहाँ पर बताया गया भारत जो है कहीं कहीं प्राकृतिक है और कहीं कहीं प्रतिस्पर्धात्मक। तो यहाँ पर प्रतियोगितात्मक भी आप दृष्टि से देख सकते हैं कि इससे भी भारत को बहुत लाभ होता है। अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए तो पर्याप्त जागरूकता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं क्षेत्रों में हम जागरूक हैं। पिछली शताब्दी के दौरान यह मानव श्रम आधारित कृषि समाज नहीं रह गया। मतलब पिछली शताब्दी के दौरान क्या था कि हम सिर्फ कृषि प्रधान देश में आते थे, लेकिन अब औद्योगिक समाज जो है वो हमारा बन गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम का प्रबंध ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिला रहा है। 21वीं शताब्दी में एक नए समाज का उदय हो गया। कौन सा समाज है, आगे देखते हैं। जिसमें पूंजी और श्रम की बजाय ज्ञान ही प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार पर कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रगति के अन्य संकेतों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल और उत्पादकता को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण तथा उसका रख रखाव भी इस समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सर्जन और उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहले के समय में और अभी के समय में देखा जाए, ज्ञानवान काम कर रहे हैं, किस तरह से हम रख रखाव का, निर्माण का, इन सब पर ध्यान दे रहे हैं, किस तरह हम समृद्धि को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो वही चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव हैं। दो महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से हैं? एक है सामाजिक बदलाव और दूसरा है धन निर्माण से प्रेरित होना। सामाजिक बदलाव जैसे दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि और शासन के क्षेत्र में आते हैं। ये ही रोजगार सर्जन, उच्च उत्पादकता और ग्रामीण समृद्धि जो है उसका मार्ग बताते हैं। देश के लिए धन निर्माण का कार्य जो है वो कौन करती है? राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता होती है। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा होता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम सभी को अपने सोचने समझने की जो शक्ति होती है, तौर तरीकों से हम क्या करते हैं, महान बनते हैं। ठीक है। कोई भी राष्ट्र है वो किससे महान बनता है? अपने नागरिकों से, अपने नागरिकों की सोचने समझने की शक्ति से, उनके तौर तरीकों से वो राष्ट्र या वो देश महान बनता है। खासकर किनसे? जो कि भारत की युवा पीढ़ी के सामने जो महान उद्देश्य होना चाहिए वो छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा होगा। मतलब हमारे भारत देश की जो युवा पीढ़ी है वो क्या कर सकती है, जब हमारे देश को उसको महान बनाना है तो इस उद्देश्य को लेकर चलना होगा कि हमारा देश कैसे महान बने। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों से आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को सीमित कर लेना। मतलब सिर्फ एक छोटा सा लक्ष्य प्राप्त करके आप वहां रुक जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बड़े से बड़े लक्ष्य की तरफ भागना है। ठीक है। आगे देखते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित न करेगी। यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक न बने। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं जो हमेशा आपको सहयोग देते रहते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या है कि हम पर बोझ ज्यादा आ जाता है, किंतु हमें सपने देखने से वंचित नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी बाधा नहीं आ सकती। कठिन परिश्रम होना चाहिए, लगन होना चाहिए और जीवन में खूबसूरत पैगाम आने लगते हैं जो हमेशा आपको सहयोग देते हैं। अब बताया जा रहा है 1960 के दशक में क्या हुआ कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्टा वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई के ध्येय सामने रखा था कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रह की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए। भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के उन्हें भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सपने सच हो गए। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम। देखिए 1960 में डॉक्टर मतलब प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने ये ध्येय रखा, मतलब उन्होंने ये सोचा, ये ध्येय रखा सामने कि पहले भारत के पास अपने कोई उपग्रह नहीं होते थे,
दूर संवेदी उपग्रह जो है वो दूसरों से मांगकर या दूसरों से लिया करता था। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों हम दूसरों से ले, हम क्यों इसका निर्माण नहीं कर सकते, इसे हमें खुद विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो आज उनका जो सपना है वो सच हो गया है कि आज प्राकृतिक संसाधनों के आकलन में देखा जाए और जो उपग्रह के बारे में ये भी जो सोचा जाए, तो आज हमारे पास ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं है, जो हमें दूसरों से मांगनी पड़ती है। खासकर जो संचार उपग्रह करना चाहा था, तो आज भारत में अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में वो सक्षम हो गया। विकसित भारत महज एक सपना नहीं, जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। मतलब यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है वो सपना सच जरूर होगा। जब ये सपना सच होगा तो सबसे ज्यादा लाभ जो है युवा पीढ़ी को होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस सपने को साकार करने में शुरू से ही युवा पीढ़ी को जुट जाना चाहिए और अपना सहयोग दिखाना चाहिए। उसे अपनी शैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपने शोध यात्रा के अनुरूप बेहद अनोखे अंदाज निभा सकते हैं। माता पिता और बच्चों की टोली में यह चिंता उमड़ती रहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोजगार मिलेगा। छोटी छोटी बाधाओं से घबराए बिना जिस विषय का अध्ययन करते हैं, यदि उसमें आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है तो इससे कोई शक नहीं कि आपकी संभावना जगमगाती रहती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो हमारे दिमाग में ये चीजें होती है, हमारे माता पिता के दिमाग में भी ये चीजें होती है कि कैसे रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर बताइए कि छोटी छोटी बाधाओं से घबराओ मत। जिस विषय में तुम्हारा ध्यान ज्यादा है या जिस विषय का अध्ययन तुम आगे करना चाहते हो, जिस विषय में तुम आगे काम करना चाहते हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा निडर रहो और अडिग बनकर आगे काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य जो है हमेशा जगमगाता रहेगा। रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं, किंतु जब व्यक्ति बहुत ही खास चाहत रखता है और कहता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो काफी दिक्कतें आती है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब चाहता है कि नहीं सिर्फ मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए तो बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है उनका एक लिमिटेशन है। यदि आप उद्यमशीलता, डिजाइन, उद्योग, अपने नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, तो युवा पीढ़ी के सामने अनंत संभावना है। मतलब आप यदि सरकारी नौकरी को से हटकर यदि बहुत कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसे उद्यमशीलता करना, डिजाइन के बारे में सोचना, उद्योग मतलब नए नए उद्योग करना, कृषि कार्य करना, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने में अपना काम करना, अपनी सोच को डालना, तो ये सभी क्या होता है, युवा पीढ़ी के सामने उसकी बहुत अनंत संभावना है कि वो कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं। भावी युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन बना। अब अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, एक विकसित राष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर। मतलब एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना माना गया किसको, साक्षर स्तर को। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं, यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुशनसीब है जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास के गाँव में रहते हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि विकसित राष्ट्र का जो स्वप्न हमने देखा है उसमें सबसे बड़ा स्वप्न ये है कि हमारा राष्ट्र, हमारा जो देश है वो पूरी तरह साक्षर स्तर हो। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई आसान बात नहीं होती है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई स्कूल नसीब नहीं होता, खासकर हमारे आसपास के गांव में रहने वाले लोग। एक विकसित राष्ट्र की पहचान उसमें अमीर गरीबी के भेद गणतंत्र मिटा दिए जाते हैं। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले और अपने प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव के में जाए और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाए। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि अमीरी गरीब का जो भेद है उसको पूर्णतः क्या करें, मिटा दिया जाए। सिर्फ एक तरीका यदि स्कूल अपना ले कि जब भी छुट्टियां हो तो उस छुट्टी में कम से कम हम अपने आसपास के किसी एक गांव में जाएं और किसी एक व्यक्ति ने ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं अपने द्वारा या अपनी सहमति से किसी 2 व्यक्ति को भी मैं साक्षर कर दूं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। इसके साथ ही बच्चे में अपने विद्यालय परिसर या घर में कम से कम 10 पौधे लगाना चाहिए, जो आज कुछ सवालों के बाद अब हम सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे, जिससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र, बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों को देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा, जो निष्ठापूर्ण कार्य हो सकेंगे। 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत तिरुवल्लुवर की वो पंक्ति याद आती जिन्होंने
जिन्होंने तिरुकल्लूर में बड़ी सुंदरता से कहा है, सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं, उस व्यक्ति तक पहुंच जाते जिसमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होता है। नसीब उस संसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत होती है। बहुत ही अच्छी बात तिरुकुल्लूर में लिखी हुई है कि सफलता और धन, यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप योजनाबद्ध से लगन कर रहे हैं, आप उस चीज को हासिल करना ही चाहते हैं, उसके लिए आप अदम्य साहस अपना कर रहे हैं, तो सफलता और धन अपना मार्ग खुद ढूंढ कर आप तक पहुंच जाएगी। आपको उस तक पहुंचने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद आपको ढूंढते हुए आ जाएगी। नसीब जो है उस इंसान तक खुद चल कर आता है, और जिसमें उसका अदम्य उत्साह और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत होती है, उसी व्यक्ति तक क्या होता है, नसीब खुद चल कर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जिसको हम मतलब इस जो ये लाइन है, इस लाइन को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमें नौकरी ढूंढने के लिए, हमें किसी काम को करने के लिए न जाना पड़े, नौकरी खुद हमारे पास चल कर आए। मतलब हमें इतना साहस हो, मतलब ये नहीं कि एक एग्जाम में हमने दिया और वो एग्जाम में हम फेल हो गए तो नहीं, फिर उठो, फिर आगे काम करो कि नहीं इस साल तो मुझे ये चीज करके दिखानी है। कभी पस्त नहीं होना है, कभी अपने उत्साह को कम नहीं करना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। तो इस पाठ को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक विकसित भारत का स्वप्न जो कि किसने देखा है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देखा है, लेकिन ये हम सभी के लिए है कि हमारा जो देश है एक विकसित देश बन जाए, जो कि विकासशील देशों में गिना जाता है। तो वो क्या बन जाए, एक विकसित देश बन जाए जिसके पास सब कुछ अपना हो, किसी से लेने की जरूरत ना हो, हम हर एक कार्य अपने से खुद से कर लें, किसी के सलाह की, किसी की जरूरत की हमें कोई आवश्यकता ना पड़े। तो सभी को ये अच्छे से समझ में आया ये पाठ? यस मैम। ठीक है, तो इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़ो और इस पाठ में लिखी गई बातों को अपने अंदर सोचो और मतलब इन बातों पर आगे चलने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, तो हम मीटिंग यहीं एंड कर रहे हैं। इसके प्रश्न उत्तर वगैरह जो है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हम मीटिंग लीव कर रहे हैं।